ओके सो आज हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन का ओवरव्यू हम लास्ट क्लास में ले चुके हैं, ऊपर ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, हाउ डज इट वर्क, कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है। आज हम कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस लिखेंगे एंड उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेविटी की डेफिनेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे पहले ग्रेविटेशन का मतलब भी लिख लो। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, सुनते हैं पहले। इट इज अ phenomena of attraction of two objects in the universe. The object may be terrestrial, which are the earth, or celestial, which are out of space. Further, the objects may be of any size, shape, mass, or they may be any distance apart, small or big, or with any medium between them. So काफी सारी चीजें इसमें लिखते हैं, देन एक एक करके समझेंगे कि ये क्या क्या चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। Gravitation as the phenomena of अट्रैक्शन बिटवीन, साथ साथ लिख सकते हो, अट्रैक्शन बिटवीन, जब समझेंगे तब रुकेंगे सब लोग। एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, ऑब्जेक्ट्स में भी टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल। फर्दर दे मे बी ऑफ एनी शेप, टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल। शेप, ERREST। हाँ एक सेकंड, ई आएगा बीच में, आई मिस द ई। शेप, साइज और मास, and they may be and they may be any distance apart, any distance apart, with any medium between them, with any medium between them. Okay, so objects may be terrestrial, टेरेस्ट्रियल मतलब जो भी अर्थ पे होते हैं, अर्थ के सरफेस पे। अगेन दिस इज फ्रॉम आवर रेफरेंस पॉइंट, नॉट फ्रॉम द यूनिवर्स रेफरेंस ऑफ पॉइंट। एंड सेलेस्टियल जो भी हमसे दूर है ज्यादा, ठीक है, अर्थ के सरफेस से बाहर है, उन सब चीजों को हम सेलेस्टियल बुलाते हैं, ठीक है। सो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड आउटसाइड अर्थ, जितने भी सन, मून, ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज होती है, हम इन्हें एग्जैक्टली सेलेस्टियल बुलाएंगे उन चीजों को जो हमारे सरफेस, ठीक है। Further, they may be of any shape, size, mass. They have any distance apart with any medium between them. इसका मतलब है gravity is not कि ऐसा नहीं होगा कि अगर उसके बीच में आप मीडियम चेंज करो तो ग्रेविटेशन फोर्स चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी मीडियम हो, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा है एंड वी हैव नॉट डिस्कस्ड कि क्या मीडियम के चेंज होने से ग्रेविटेशनल फोर्स पे फर्क पड़ता है। वी हैवंट दैट डिस्कस दैट yet, बट वो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी देयर irrespective of medium. So वैक्यूम है, दो ऑब्जेक्ट्स है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर बॉटम में हम रख दे तो भी वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम उन दोनों को किसी सॉलिड में रख दे
मेल्ट करके फ्रीज कर दे, उसे आइस के अंदर रख दे, तब भी वो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ट्रैक्शन डज नॉट नेसेसरली मीन कि एक्सेलरेशन होगा, सिंस ये हम धीरे धीरे आगे चल के पढ़ेंगे कि हमेशा वर्क डन होना जरूरी नहीं है अगर फोर्स अप्लाइड भी है। दिस इज समथिंग वी विल स्टडी इन वर्क एनर्जी एंड पावर, दैट हमेशा फोर्स अप्लाइड होने से वर्क डन नहीं होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। सिंपल भाषा में, जब भी फोर्स लगेगा तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव करे, ठीक है। अच्छा, नॉट नेसेसरली हमेशा, नॉट नेसेसरली नेग्लिजिबल, नॉट नेसेसरली कुछ इफेक्ट होगा, हो सकता है कि बहुत फोर्स लग रहा है एंड देन उस ऑब्जेक्ट में एक भी फोर्स, मतलब कुछ भी मूवमेंट, यस कर सकता है। ट्राई टू पुश अ कार लाइक ट्रक और समथिंग, यू कुड नॉट मूव इट जनरली, आई होप यू कैन नॉट मूव इट तुम्हारी एज में तो, वरना तुम में से कोई तो बॉडी बिल्डर निकलेगा। बट एनीवेज, जनरली हम बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को नहीं मूव कर पाते, वी कैन नॉट मूव अ हाउस, अ वॉल, तो फोर्स तो हम कितना भी अप्लाई कर सकते हैं उस पे, बट इट वुड नॉट मूव। इन द सेम वे देयर वुड बी ग्रेविटेशनल फोर्स, और दैट नेसेसरली डज नॉट मीन दैट द ऑब्जेक्ट्स वुड बी मूविंग और एक्सीलरेटिंग, ठीक है। Now that we understand what gravitation is, we need to get a formal definition of gravitation or the law of gravitation. तो ये gravitation की definition है, ये आपसे बहुत कम बार पूछी जाएगी. In this chapter, this definition would be asked a lot less time. You would be mostly asked the law of gravitation. देखते हैं law of gravitation. पहले लिखेंगे, then again उसे भी समझेंगे. So law of gravitation says that every object in the universe, every object in the universe attracts every other object with the force, with the force which is which is first of all directly proportional to the directly proportional to the product of proportion, proportional to the product of masses, their masses, and inversely proportional to the square of, ही होता है क्योंकि square of distance between them. This is law. There is no reason exactly, but this is how it works. Square of distance, like relationship distance के साथ नहीं है, square of distance के साथ. Basically meaning जितना ज़्यादा distance होगा उतना ज़्यादा exponentially force कम होगा. It's like not a linear relationship. Linear relationship मतलब समझते हो, अगर कोई चीज 10 से बढ़ती है और दूसरी 20 से बढ़ती है तो ये नेक्स्ट टाइम 10 से बढ़ेगी तो ये भी 20 से ही बढ़ेगी. नॉन लीनियर रिलेशनशिप कुड एनीवे बी लाइक कि अगर ये 10 से बढ़ रहा है 20 से बढ़ रहा है एंड ये 10 और से बढ़ा एंड ये 200 से बढ़ गया, लाइक एनी एक्सपोनेंशियल सीरीज वुड बी लाइक दिस. so this is not a linear relationship. The same way this is not a linear relationship, इसका linear relationship नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जितना ज्यादा डिस्टेंस दूर होगा उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, एंड जितना पास आता जाएगा उतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली फोर्स की वैल्यू. ये लिखो. तो लेट्स से वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, सर्कल्स लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो हमारे पास
मान लो दो ऑब्जेक्ट्स है, जरूरी नहीं है वो सर्कुलर हो, डज नॉट मैटर, बट लेट्स से दे हैव अ डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अगेन डिस्टेंसेस हमेशा हम सेंटर से लेंगे, सेंटर से लेंगे C1 C2। इसका रीजन क्या होता है? दैट इज ओनली करेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ एनी शेप। उसके अगर आप सेंटर से लोगे तो आप एक्चुअल डिस्टेंस बता सकते हो, वरना आप किसी चीज की थिकनेस बढ़ाते जाओगे। मान लो टू सर्फेसेस, अगर मैं टू बॉल्स के बीच में डिस्टेंस पूछूं आपसे, एंड आपने उन दोनों को बिल्कुल चिपका रखा है, आप बोलोगे जीरो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। देन मान लो मैं दो बहुत बड़े फुटबॉल लेता हूँ एंड देन पूछता हूँ उसके बीच में कि लाइक डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे ये भी जीरो है। बट क्या उनके बीच में एक्चुअली जीरो डिस्टेंस है? नहीं। हम अगर उनके सेंटर से ले, तो जो स्मॉल बॉल्स के बीच में डिस्टेंस होगा दैट इज मच लेस देन जो बहुत बड़े जो बॉल्स होंगे उनके बीच में, उनके सेंटर्स में जो डिस्टेंस होगा। सो दिस आर इनकम्पेरेबल डिस्टेंसेस। बट अगर आप सर्फेसेस से लोगे तो दोनों जीरो आएंगे। So you would not take the distances from surface, you would take the distances from centers. So this is your total distance. ना नॉट रियली कि ग्रेविटी सेंटर से आते हैं, सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। दैट इज द ओनली वे वी कैन मेजर डिस्टेंसेस। ओके, इसके बाद मान लेते हैं इसका मास, पहले ऑब्जेक्ट का मास m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2। ठीक है, हमें बोला गया, दोबारा पढ़ते हैं क्या लिखा है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर विद अ फोर्स। तो हमारे पास यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स को हम किससे नोट करते हैं? F से। So this force is directly proportional to the product of masses m1 into m2, है ना? And this force is, हमने एक और चीज पढ़ी सेकंड पॉइंट में, inversely proportional to the square of distance between them. So inversely proportional to the square of distance between them, so d square. So F is directly proportional to m1 into m2. F is inversely proportional to 1 upon d square. This implies, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम साथ में लिख दे, तो F is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to d square. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, दिस मीन्स इसे आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो F इज इक्वल टू, याद है जब भी हमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी लगाते थे हम, मान लो ए, कोई हम ए प्रोपोर्शनल टू बी, तो हम फिर कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ले लेते थे। ठीक है, यहाँ पे के भी लिया और इसे हम बुलाते क्या थे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम लेंगे, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो होता है कैपिटल जी। सो जी m1 into m2 divided by d square. So this is your mathematical interpretation of gravitational law. And this is very important क्योंकि जब भी आपको gravitational law पूछा जाएगा for any one more than one marks, you always have to write this equation because it is a part of the answer. You always have to use this diagram to explain कि कौन सा object है कौन सा नहीं. So this was object one and this was object two. क्या? हाँ, तो ये फिगर बनाना अगेन सर्कल बनाना जरूरी नहीं, आप स्क्वायर भी बना सकते हो, बस मेक श्योर कि आप उसके सेंटर से डिस्टेंस नोट दिस डाउन, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। तो F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर हमारे पास आ गया। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो हमें पता है हमारे पास ये जो फोर्स आएगा इसकी वैल्यू आएगी न्यूटन में। मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट होती है केजी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बहुत बच्चे अपने न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो प्लीज कन्वर्ट करने की आदत डालो कि मास, दोनों ही मासेस की एसआई यूनिट केजी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर्स। अगेन डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आप कैसे करो, लेकिन दिस इज द क्लासिकल यूनिट जिसमें हमेशा आपको सबको चेंज करना चाहिए, फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए। हाँ, जनरली डिस्टेंस तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे डोनेट करा है डीसी। अगर यहाँ पे कुछ लोग आर भी लिखते हैं इस फॉर्मूले में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू डिफाइन कि आपने वो क्या लिया है, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट क्या लिया जनरली। हाँ, लेकिन आर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, so they might use
आर ऑल्सो दे माइट यूज, टी ऑल्सो दे माइट यूज, एस ऑल्सो, तो कुछ भी हो सकता है, बस आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपके लिए पूरे चैप्टर में डी यूज करने वाला हूँ फॉर डिस्टेंस एंड देन रेडियस की बात करूंगा तब आप, ठीक है। बट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू। बट आई वुड से कि अगर आप नहीं याद रख सकते, आपने चेंज करा है, प्रेफर वही यूज करो जो मैं यूज करूँ। कुछ गलत नहीं है, आप जो यूज करो उसमें भी, बट एक कॉमन तरीका है। चलो यहाँ से अब हमें जी की यूनिट पता है क्या? जी की हमें यूनिट नहीं पता है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, हम इस इक्वेशन से एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू आ जाएगा, है ना। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर है सबको? जाओ ऊपर करो। ठीक है, तो जी एम वन एम टू मैंने क्या कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया इसे। ठीक है, तो ये जी एम वन एम टू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर आ गया। अगर मुझे सिर्फ जी की वैल्यू चाहिए तो एम वन एम टू भी नीचे भेज देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 इंटू m2। सो सबकी एसआई यूनिट्स अगर हम लिखे तो दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। सो वी हैव न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, द यूनिट ऑफ जी। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, हर जगह सेम होता है। अभी इसकी वैल्यू भी लिखी, पहले ये नोट करो, इसकी यूनिट क्या है। दिस इज द यूनिट ऑफ जी। जी की अगर यूनिट पूछी जाए तो ये पूरी स्टेट। एंड अगेन दिस इज समथिंग यू डू नॉट नीड टू लर्न, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि डिराइव कैसे हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, आप जल्दी नहीं डिराइव कर पा रहे हो, देन लर्न इट। बट आई वुड नेवर से कि लर्न, आई हैवंट लर्न इट, बट इट्स सिंपल। आप बस दूसरी साइड ले जाओ सबको एंड देन इमेजिन कर लो क्या होगी उसकी यूनिट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखते हैं। अब हमने ध्यान से देखा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हमने यूनिट देखी, लेकिन हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। बाय द वे डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम। सो जी इज इक्वल्स टू, हमने अभी देखा फॉर्मूला देखो, एफ टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन इंटू एम टू। लिख लेना, अभी थोड़ी देर में देख लो। पहले मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास डिस्टेंस इज 1 मीटर्स, we have mass 1, फर्स्ट बॉडी का मास भी 1 kg है, एंड सेकेंड बॉडी का मास भी 1 kg है। सो वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड एट यूनिट डिस्टेंस, यूनिट डिस्टेंस मीन्स 1 मीटर, 1 मीटर्स, एंड देन दोनों का यूनिट मास है, यूनिट मास मीनिंग 1 kg। सो दोनों का मास ही यूनिट मास है, 1 kg है। सो जी की वैल्यू क्या होगी, देखो, एफ इंटू वन स्क्वायर डिवाइड बाय वन इंटू वन, विच सिंपली मीन्स जी इज इक्वल्स टू एफ, जी इज इक्वल्स टू एफ आ गया। सो यहाँ से हमारी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आती है, विच इज इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is numerically equal to the gravitational force of attraction, ये F की वैल्यू है, gravitational force of attraction between two bodies, between two bodies of unit mass separated
at a unit distance. This is your definition of G. अगर आपसे कोई G को डिफाइन करने बोले तो आप ये लिखोगे, फाइन ज्यादा बढ़िया। 6.67 into 10 to the power minus 11. This is the puzzle तेरा गलत था कुछ मतलब. Or that makes a lot of difference. 10 to the power minus 11 is very less. 10 to the power 11 is, my God, approximately. तो ये आपकी जी की बात है. अब हम एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बड़े धीरे धीरे, पहले आसान फिर मुश्किल. मानते हैं हम मास m1 1 kg, m2 1 kg. तो आपको निकाल, और आपको दे रखा है डिस्टेंस 1 मीटर. आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी, जल्दी निकालो. केस 1, फिर केस 2 लिखते हैं. सारे करना, डिस्कस करेंगे. सफर m1 1 kg, ठीक है. m2 6 into 10 to the power 22 kg. एंड क्या बात है, वेरी गुड. d is equals to 6.4 into 10 to the power 6 मीटर. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड. करो, वेरी गुड. केस 3 देखते हैं. m1 6 into 10 to the power 24. m2 7.4 into 10 to the power 22 kg. And distance is equals to 3.84 into 10 to the power 8 meters. कैलकुलेट कर लो. चलो शुरू हो जाओ. कम से कम ये आपके 2-3 घंटे तो ले लेने चाहिए.